हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो और कैसी चल रही पढ़ाई? अब भाई मैं तो जब भी मिलूँगा तब तो पढ़ाई के बारे में ही पूछूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है पढ़ाना और बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना और उन्हें समय-समय पर पढ़ाई के बारे में अच्छी-अच्छी बातें सिखाना, गाइडेंस देना। तो मैं तो पढ़ाई के बारे में पूछूँगा ही पूछूँगा। तो आज बच्चों मैं आपके लिए जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है बस की यात्रा। और ये है चैप्टर नंबर 3। और सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो हिंदी की किताब है वसंत भाग 3 क्लास 8th के लिए, तो उसी का ये चैप्टर नंबर 3 है, बस की यात्रा। तो आप सब बच्चों में से बच्चों लोगों ने, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने कभी न कभी तो बस की यात्रा की ही होगी। मैंने तो कई बार की है, लोकल बसों पर भी, एक्सप्रेस बसों पर भी, और 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर तक जो जाने वाली बसें होती हैं, एसी बसें, वोल्वो बसें, स्लीपर बसें, 2x2 बसें, हर तरह की बसों पर मैंने सवारी की है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने बिहार में रहने के दौरान में 1-2 बार बस की छतों पर भी सवारी की है, ये नहीं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से आपकी ये कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें बस की यात्रा के बारे में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने क्या-क्या बातें कही हैं। तो इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि ये एक व्यंग्य रचना है, इसमें कहीं-कहीं पर आपको हंसी भी आ सकती है, कुछ ऐसे ड्रामेटिक सीन्स के बारे में भी सुनने का मौका मिल सकता है। तो लेखक हरिशंकर जी कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। तो ये लोग कितने लोग हैं? 5 दोस्त हैं और ये सब के सब शाम की बस से जाने वाले हैं। और इनके जाने का रास्ता कैसे है? ये पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अच्छा। तो पन्ना से सतना जाने के लिए, और ये वहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रेन जबलपुर जाती है उस रेलवे स्टेशन के आसपास में ये बस इन्हें छोड़ देगी। तो आगे ये कहते हैं कि सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इसी शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करते? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? या बस नहीं है, डाकिन है। तो डाकू तो आप समझते होंगे ना। तो यहाँ पर डाकिन शब्द क्या है? मेरे ख्याल से ये फेमिनिन जेंडर है। डाकू का स्त्रीलिंग शब्द है डाकिन। तो मज़ेदार बात है ना। आगे देखते हैं क्या होता है इस बस की यात्रा में। तो लेखक जी कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने बस को देखा तो मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस तो बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो आप लोग सुन रहे हैं ना कि लेखक जी बस के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये बस नहीं हो, ये कोई सजीव चीज़ हो, ये कोई आदमी हो, एक बूढ़ा आदमी हो। तो इसीलिए, और अक्सर लोग बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं, उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, तंग नहीं करते, उनसे ज़्यादा फिजिकल लेबर, मेहनत वाला काम नहीं कराते। तो एक्चुअली में बात ऐसी है बच्चों कि कविताओं की दुनिया में, कहानी की दुनिया में, लिटरेचर में ऐसा होता है कि अक्सर हम लोग कई निर्जीव चीज़ों को, जैसे कि बस हो, ट्रक हो, हवाई जहाज़ हो, नदियाँ हों, पहाड़ हों, खेत हों, पेड़ पौधे हों, पक्षी हों, है ना? इन सभी चीज़ों को पर्सनिफाई करते हैं। इन्हें हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सजीव हैं, इनकी भी फीलिंग्स हैं, ये इनके अंदर भी भावनाएँ हैं और काफ़ी हद तक ये सजीव हैं। और कभी-कभी ऐसा करने से उसकी भावनाओं को या उसके बारे में लिखना कवि के लिए, लेखक के लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने कहा ना कि ये एक व्यंग्य रचना है, ये एक कॉमेडी वाली रचना है। तो कई जगह पर इस तरह की बातें मिलेंगी जिसको पढ़ कर के, सुन कर के आपको हँसी भी आएगी, आपका मन खुश भी हो जाएगा, आप हँसोगे भी। तो लेखक जी कहते हैं उनकी नज़र में बस इतनी पुरानी थी, इतनी बूढ़ी थी, मतलब जीर्ण-शीर्ण थी। उसके कुछ हो सकता है पेंट वगैरह उखड़ा हुआ हो, कोई खिड़की दरवाज़ा टूटा हुआ हो, है ना? और देखने से भी बहुत पुराना लग रहा था ये बस।
तो अब वो बता रहे हैं कि अच्छा यही असली कारण था कि लोग इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे। और क्यों सफ़र नहीं करना चाहते थे? तो लेखक थोड़ा-सा टॉन्ट कसते हुए, ताना मारते हुए कहते हैं कि भाई इस बस से सफ़र करने में तो वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। इस बस की तो पूजा की जानी चाहिए, ऐसा कहते हैं वो। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार का मतलब क्या है? पार्टनर। उस बस कंपनी के जो पार्टनर रहे होंगे। हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह अपने आप चलती है या धक्का देकर के चलती है ना? तो वो पूछते हैं कि अच्छा ये कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, ऐसा लिखा है लेखक ने। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, इसलिए हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से इसमें व्यंग्य वाली बातें लिखी हैं। एक और बात का पता यहाँ पर चल रहा है कि ये जो लेखक हैं हरिशंकर जी, ये जिन्होंने इस बस यात्रा का जिक्र किया है, उसकी डिटेल्स शेयर की है हमारे आपके साथ में इस लेखकीय रचना के जरिए। तो उनके 5 मित्रों में से एक मित्र जो है वो डॉक्टर है। तो वो हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि डरो मत, चलो यह बहुत अनुभवी बस है। मतलब बुजुर्ग होने का, पुराने होने का एक मतलब ये भी होता है, वन मोर एडजेक्टिव इज देयर दैट यू मे बी एक्सपीरियंस्ड, यू विल बी ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस्ड, आप अनुभवी हैं। तो इसीलिए वो आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, ये हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। तो अब ये पांचों दोस्त उस बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इसे इस तरीके से देख रहे थे जैसे ये अंतिम विदा दे रहे हों कि क्या पता ये पांचों दोस्त लौट करके आए भी कि ना आए। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक साधन चाहिए, है ना? तो इस तरीके से कमेंट कर रहे थे इन लेखक के जो दोस्त वगैरह हैं, जो इन्हें बस में बिठाने के लिए आए थे, बस तक छोड़ने के लिए आए थे। शायद उनके मन में कुछ ऐसी फीलिंग होगी कि भाई ये इतनी पुरानी बस है तो क्या पता रास्ते में चलते चलते ये रुक न जाए, कहीं इसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो। लेकिन फिर भी उन्होंने इनके ऊपर में टॉन्ट कसते हुए क्या कहा था कि आना जाना तो लगा ही रहता है ना? अब देखते हैं बस की यात्रा शुरू होती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इसका मतलब है कि इंजन के स्टार्ट होते ही पूरे बस में धड़कन हो रही होगी, एक तरह का थ्रिलिंग, एक तरह का वाइब्रेशन हो रहा होगा। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो कहने का मतलब ये है कि इंजन की आवाज़, इंजन की वाइब्रेशन, थरथराहट इतनी ज़्यादा थी इस पूरे बस में कि जितने भी यात्री, जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे, सबको लगता था कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था। और ये बता रहे हैं कि वैसे तो खिड़कियों के बहुत सारे कांच टूटे हुए थे, लेकिन जो थे बचे हुए, और उससे लोगों को डर लग रहा था कि कहीं वो टूट ना जाए, चिटक करके इनके शरीर पर ना आ जाए, है ना? तो बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो आप सब लोग सुन रहे हैं ना कि उस बस के बारे में क्या कहा जा रहा है। गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, उसमें गांधी जी ने लोगों से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ का इस तरीके से विरोध करेंगे कि अंग्रेज़ों की जो भी नई नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, आप उसे नहीं मानेंगे, है ना? आप कोई तोड़फोड़, मारपीट, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन आप अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि बस का हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। ऐसे लग रहा हो कि जैसे सारे के सारे पुर्जे, सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स जो थे वो अलग अलग हो चुके थे, ऐसा कुछ लग रहा था। जैसे कि एक दूसरे के सिंक में नहीं थे, एक दूसरे के कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं थे। इस तरीके की थरथराहट थी उस बस में, है ना?
तो पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। इसका मतलब ये है कि सीट अलग हिल रही थी और बस की जो बॉडी है वो अलग हिल रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ करके आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़ करके बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इस तरह की सिचुएशन थी इस बस में, और इस तरीके से उस बस के अंजर पंजर सारे पुर्जे सारा उसका जो सिस्टम था वो हिला हुआ सा था या ढीला ढाला था, है ना। अब क्या हुआ कि एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब लो भाई, ड्राइवर ने बाल्टी में से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो यहाँ पर आप सुन रहे हो ना कि आगे चल कर के जब बस अचानक रुक गई तो लोगों को क्या पता चला, ड्राइवर को क्या पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है। तो बस चल भी रही थी और पेट्रोल की टंकी से तेल, उसका जो पेट्रोल है वो लीक भी हो रहा था। ये तो भला है कि लोगों को समय रहते पता चल गया, नहीं तो पता चलता कि सारी की सारी पेट्रोल नीचे सड़क पर बह गई। और अगर आगे के 8-10 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं होता तो शायद इनकी यात्रा आगे बढ़ी नहीं होती। तो अब क्या हुआ कि ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और उसमें से एक पाइपलाइन जोड़ करके इंजन के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो अब पेट्रोल की टंकी से इंजन को तेल नहीं मिल रहा था, अब उस बाल्टी में जो पेट्रोल रखा हुआ था उससे इंजन को पेट्रोल मिल रहा था। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। 15-20 मील का मतलब आप समझ रहे हो, 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। तो 15-20 मील, अगर 20 मील ही मान लेते हैं तो पर आवर 32 किलोमीटर्स पर आवर ये स्पीड हो गई थी। तो आज के समय के हिसाब से आप सोच लो कि कितनी स्लो स्पीड है, 1 घंटे में 32 किलोमीटर, है ना। अगर कोई बच्चा सही से गियर वाला साइकिल चलाए तो मुझे लगता है वही चला जाएगा 1 घंटे में 30 किलोमीटर। और आमतौर पर साइकिल चलाने वाले लोग 15 से 18 किलोमीटर की स्पीड से तो चला ही लेते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब ये बता रहे हैं कि बस की रफ्तार अब बढ़ गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे और मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। तो ये जो लेखक महोदय हैं हरिशंकर परसाई जी, वो बता रहे हैं कि बस अब चल तो रही थी लेकिन न जाने क्यों और इतनी सारी बातें या इतनी अलग अलग तरह की चीज़ों को देख करके, बस की स्थिति को देख करके, और अभी अभी ये जो घटना हो गई कि बस की पेट्रोल टंकी से पेट्रोल लीक हो रहा था, तो इसको लेकर के इनके मन में कुछ डर बैठ गया था और ये लगातार निगेटिव बातें सोच रहे थे। किस तरह की निगेटिव बातें? इन्हें लगता था कि कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए, स्टीयरिंग टूट ना जाए, किसी पेड़ से टकरा ना जाए, ऐसा कुछ, या कहीं ये बस किसी झील में तालाब में न गिर जाए, ऐसा डर लग रहा था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो अब वही हुआ जो डर था। आगे चल कर के बस रुक गई और ड्राइवर ने अपने तरीके से सारी कोशिशें कर ली ऐसे वैसे, लेकिन बस स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इसी को लेखक महोदय ने लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था कि भाई अब तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे जी, नहीं मानेंगे, बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो बस ड्राइवर की नहीं सुन रही थी, बस का इंजन ड्राइवर को नहीं सुन रहा था। और वहाँ पर वो जो बस कंपनी के पार्टनर बैठे थे वो लोगों को ऐसे ही बहलाने फुसलाने के लिए कह रहे थे कि भाई बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है, इट इज़ जस्ट ए कोइंसिडेंस। हालांकि ये सारे लोग जो यात्री थे और इसमें से लेखक के जो 3-4 दोस्त हैं, इन लोगों को तो चढ़ते समय भी डर लग रहा था ना कि ऐसा कभी भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।
छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। इसका मतलब है रात हो चुकी थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो बच्चों देख रहे हैं ना कि लेखक कैसे बता रहे हैं उस बस के बारे में, जो कि रास्ते में चलते चलते रुक गई और रात का समय हो गया, और इन सब लोगों को ऐसा फील हो रहा था, थोड़ा सा इन्हें ग्लानि भी महसूस हो रहा था कि हम लोग बेवजह ही इस बस पर चले, बेचारे पर प्रेशर है। इन्होंने बेचारा शब्द इस्तेमाल भी किया है। आगे कुछ एक खालिश शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, जैसे कि प्राणांत हो जाना। इसका मतलब क्या है? डेथ हो जाना। बियाबान, बियाबान का मतलब है घनघोर जंगल, जहां पर आसपास में कोई बस्ती ना हो, दूर दूर तक किसी का घर, कोई आदमी चलता फिरता दिखाई ना दे। और अंत्येष्टि का मतलब क्या है? फ्यूनरल, कि जब लोग मर जाते हैं तो अग्नि संस्कार के लिए उन्हें घाट पर ले जाकर के जलाया जाता है, इसे कहते हैं अंत्येष्टि। तो लेखक इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जब बस इस तरह की स्थिति में उस बियाबान जंगल में रुकी हुई थी, बंद पड़ी हुई थी। अब क्या हुआ कि हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। ओहो! तो इसका मतलब है बस ने जब पहले चलना शुरू किया होगा तो उसकी रफ्तार हो सकता है 40-50 मील की रही होगी। आगे जब उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था तो उसकी रफ्तार घट करके 20 मील पर आवर की हो गई थी, जो मैंने आपको बताया 32 किलोमीटर पर आवर। अब जब यहाँ पर ये बस रुक गई थी तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब इसके पार्टनर साहब ने इंजन वगैरह खोला, कुछ ठीक ठाक किया, कुछ ठोक पीट किया, तो बस आगे चली। तो उसकी रफ्तार अब पहले से और भी कम हो गई। तो मान लेते हैं कि 20 से 15 हो गया हो, 12 हो गया हो, है ना? तो अगर 15 हो गया तो क्या हो गया? 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल साइकिल वाली रफ्तार कह सकते हैं, है ना? धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उस बस की लाइट खराब होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कि कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो ये बात कही जा रही है इस बस के बारे में, इस पुरानी सी बस के बारे में, इस जीर्ण शीर्ण बस के बारे में। उसे वृद्धा का नाम दिया जा रहा है, बूढ़ी कहा जा रहा है, बूढ़ी, बुढ़िया के जैसा कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आगे चल करके ना उसकी आंखों की रोशनी, मतलब उसकी लाइट भी धीरे धीरे खराब होने लगी, और बड़ी मुश्किल से चांद की रोशनी के भरोसे ये बस आगे बढ़ रही थी। और ऐसा होता था कि आगे पीछे कभी कोई गाड़ी खड़ी हो जाती तो चूंकि इसमें लाइट तो थी नहीं, तो एक्सीडेंट ना हो जाए इस डर से ड्राइवर गाड़ी को बगल में खड़ा कर लेता था कि भाई तुम अपनी गाड़ी आगे बढ़ा करके ले जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव से देखने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। मुझे लगता है लेखक ने गुस्से से देखा होगा। तो यहाँ हुआ क्या कि जैसे ही ये पुल के ऊपर पहुँचे थे, कि बस में 4 या 6 पहिए होते हैं, बड़ी बड़ी बसों में 6 पहिए भी होते हैं कुछ एक में। तो मान लेते हैं कि 4 पहिए थे, तो एक टायर इसका पंचर हो गया और बस अचानक से जोर से हिल करके रुक गई। लेखक को थोड़ा सा डर भी लगा कि अगर ये रफ्तार में होती और इस तरीके से टायर पंचर हुआ होता तो शायद ये नीचे गड्ढे में गिर जाती, नाले में गिर जाती। तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने कंपनी के हिस्सेदार को पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो मुझे तो लगता है गुस्से से देखा, लेकिन अब देखते हैं आगे। वह टायरों की हालात जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते कि वह देखो कितना महान आदमी आ रहा है, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो एक्चुअली इन सारे डायलॉग्स, इन सारी बातों के जरिए भी वही बात हो रही है कि लेखक के द्वारा
टोंट कसा जा रहा है, ताना मारा जा रहा है बस के पार्टनर के ऊपर में, जो बस की स्थिति को समझते हुए भी बस को लगातार चलवा रहा है, उसकी रिपेयरिंग सर्विसिंग नहीं करवा रहा था। मेरे ख्याल से जब बस का हिस्सेदार पार्टनर इस बस में बैठा है तो उसके बस की स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए थी। तो इसीलिए लेखक ने उनके बारे में इन शब्दों का प्रयोग किया है कि भाई उसने इतना रिस्क लिया, उसने इतना साहस दिखाया और उसने अपने आप को ऐसा दिखाया कि भाई वो इसके लिए प्राण न्यौछावर कर सकता है। हाँ, मतलब एक्सीडेंट से मर भी सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। दूसरा घिसा टायर लगा करके बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो ये जो डेस्टिनेशन है लेखक का, जो मंजिल है वो पन्ना है। तो बस किसी भी तरीके से दूसरा एक पुराना घिसा हुआ टायर लगा करके चली। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी इन सब लोगों ने, क्योंकि इन्हें लगता था क्या पता बस कब बंद हो जाए। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक को प्रयाण कर जाना है का मतलब परलोक, स्वर्ग, हेवन। मतलब लेखक और उनके साथ में जो दोस्त वगैरह थे, इन सबको ऐसा डर लग रहा था कि कहीं आगे कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए और ये बस उसके आगे जा ही ना पाए और खुदा ना करे ऐसा हो कि इन सब लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाएं। इस तरह का डर था इन सब लोगों के मन में। तो इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, जिसमें आखिर में लेखक ने एक सवाल ही छोड़ा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इस बस की यात्रा का हुआ क्या, बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाई कि नहीं पहुँच पाई, आगे कोई और बात तो नहीं हुई। लेकिन एक बात उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में कहने की कोशिश की है कि जब उन्होंने शुरू में ही बस को इतने जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे हालात में देखा, आगे चल कर के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, फिर उसके बाद में ऐसा है कि एक बार वो बंद हो गई तो बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई, तो उसके बाद उसकी रफ्तार और भी कम हो गई, आगे चल कर के एक पुलिया पर उसका टायर पंचर हो गया। तो लेखक महोदय और उनके दोस्तों ने इतने सारे एक्सपीरियंस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेल लिया। इसमें बीच में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ना कि वो उसकी लाइट भी चली गई थी और अंधेरे में वो चांदनी की रोशनी के भरोसे चल रही थी। तो जब उन्होंने बस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को इस तरह से झेल लिया कि इसका बॉडी हिल रहा था, ये सब बातें, तो इसीलिए इसके बाद से लेखक और उनके जो दोस्त हैं, इन सब लोग ने अपने मन में सोच लिया कि भाई इस बस का तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता कब क्या कुछ हो जाए, तो इतनी ज़्यादा चिंता क्या करनी, इतना ज़्यादा क्या सोचना। तो आखिर में इन्होंने सारी बातों को मन से हटा करके आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। यही उन्होंने लिखा है। तो बच्चों ये कैसा लगा ये चैप्टर? इसमें आपने देखा होगा कि आमतौर पर इस तरह की कहानियाँ होती नहीं हैं। ये एक्चुअली में व्यंग्य रचना है। मैंने पहले बताया था कि लेखक महोदय ने एक व्यंग्य लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने एक इस तरह के बस का सफ़र किया जिसमें बस की हालत इतनी ख़राब थी। बस को इन्होंने पर्सोनीफाई करके एक वृद्धा का, एक बुजुर्ग के रूप में भी लिखा है और तरह तरह की बातें बताने की कोशिश की है। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ एक शब्द हैं शब्दार्थ सेक्शन में, तो मैं एक बार वो आपको बताना चाहूँगा। हालांकि बीच में मैंने इसको जगह जगह पर बताया भी है। जैसे पहला है निमित्त, इसका मतलब होता है कारण, साधन। गोता लगाना, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग, दैट इज कोइंसिडेंस। बियाबान, बियाबान जंगल या उजाड़ खंड, ऐसा जगह जहाँ पर आसपास में कोई आदमी ना रहता हो। अंत्येष्टि मैंने बताया था, फ्यूनरल। प्रयाण, प्रयाण करना का मतलब होता है प्रस्थान करना, और यहाँ पर प्रयाण करने का मतलब है स्वर्ग प्रयाण कर जाना, मर जाना। बेताबी, तो ये तो बेचैनी कहते हैं इसे। तो बच्चों आज मैंने आपका ये चैप्टर डिस्कस किया जिसका नाम था बस की यात्रा। आगे चल कर के मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बारे में आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा और हेल्प करूंगा आप सबको। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इस पर मैं आप सब बच्चों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूं जो आपको अपना चैप्टर रिवाइज करने के लिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।
तो उसका नाम क्या है? न्यू एज कोचिंग। तो हम लोग जल्दी ही एक नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। शुभ